बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स दुनिया के सुनने वालों को खुश आमदीद। कहानी को शुरू करने से पहले छोटी सी दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो आइए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की जानब। नावल्स देवता किस्त नंबर 10। चचा जान, मैं हूँ फरहाद। कमरे के अंदर जरा देर तक खामोशी रही, फिर दरवाजा खुल गया। वो मेरे सामने खड़े हुए थे। इनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखें अंदर को धंस गई थी और सर के स्याह और सफेद बाल खिचड़ी हो गए थे। इन 2 दिनों में वो इतने बूढ़े हो गए थे कि पहचाने नहीं जा रहे थे। मैं कमरे में आ गया। उन्होंने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, तुम अपनी चची की मौत पर अफसोस का इजहार ना करना। मुझे रस्मी गुफ्तगू से नफरत है। वो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन थी। तुम बिला झिझक खुशी का इजहार करो। बेशक वो मेरी दुश्मन थी, लेकिन बाज़ औक़ात दुश्मन की मौत पर भी अफसोस होता है। इस वक्त मैं आपकी हालत पर अफसोस करने आया हूँ। जिस बीवी के इशारों पर चलते हुए आप मुझसे दुश्मनी करते रहे, आज उसकी मौत पर ना आप आंसू बहा सकते हैं, ना खुश हो सकते हैं। वो मरने वाली आपके आंसू भी ले गई, आपकी खुशियाँ भी ले गई, और आप एक कमरे में बंद होकर अपनी जिंदगी का हिसाब कर रहे हैं कि आपने अब तक क्या पाया है और क्या खोया है। आपकी ये परेशानी और बदहाली बताती है कि आपने सिर्फ खोया है। अगर कुछ पाया है तो मुझे बताइए। वो शिकस्त खुर्दा अंदाज में एक सोफे पर गिर पड़े और खाली खाली नजरों से मुझे तकने लगे। मैंने उनकी सोच को पढ़ना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मुझे उनकी तरफ से अब किसी नुकसान का अंदेशा नहीं था, बल्कि वो नहीं जानते थे कि मैं इनके लिए अब एक मुस्तकिल दर्द सर बन गया हूँ। इन्होंने एक गहरी सांस लेकर कहा, मैंने पाया है, मुस्तकिल बदनामी पाई है। लोग पूछते हैं कि मेरी बीवी ने खुदकुशी क्यों की। मैं जवाब नहीं दे सकता। सोचता रह जाता हूँ कि क्या जवाब दूँ। कुछ लोग इस मरने वाली के मुतल्लिक शर्मनाक बातें करते हैं। मैं भी ये सोचने पर मजबूर हूँ कि लोग ठीक ही बदनाम कर रहे हैं। इस औरत ने, इस फहाशा ने अपने आशिकों में सारी दौलत लुटा दी है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने ताज्जुब का इजहार किया, हालांकि मैं जानता था कि वो क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने वही कहा जो बात मैंने अब तक किसी को नहीं बताई है, वो तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन इससे पहले ये इतराफ करता हूँ कि मैं एक मुजरिम हूँ और तुम्हारे बचपन से तुम्हें लूटता आ रहा हूँ। जो कुछ मैंने तुमसे लूट कर अपनी औरत को दिया, इस औरत ने वो माले गनीमत अपने आशिकों में तकसीम कर दिया। आज सुबह मैं इन बैंकों में गया था जहां तुम्हारी चची ने लाखों रुपए जमा कर रखे थे। अब वहां चंद 100 रुपए से ज्यादा नहीं है, कई लाख रुपए इस औरत ने पिछले चंद माह के अरसे में निकाले हैं। बैंकों के खातों से ये भी बात मालूम हुई है, वो औरत लाकर से भी लाखों के जेवरात और जरूरी दस्तावेजात निकाल कर किसी के हवाले कर गई है। मैं वाकई अपने इमाल का हिसाब कर रहा हूँ। मैंने तुमसे नेकी नहीं की, इसके सिले में मेरी बीवी ने मुझसे नेकी नहीं की। हम ये सोचकर बेईमानी करते रहते हैं कि जो होगा वो क़यामत के दिन देखा जाएगा, लेकिन क़यामत से पहले ही क़यामत आ जाती है। वो इज्जत देने वाला, वो जिल्लत देने वाला इसी दुनिया में मुंह काला कर देता है। देखो बेटे, मेरा काला मुंह देखो। मैं 2 दिन से इस कमरे में बंद हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि सबसे पहले अपने चेहरे की कालक तुम्हें दिखाऊंगा। फरहाद, मेरे बच्चे, मैं सजा चाहता हूँ। अगर तुम सजा ना दे सको तो कम से कम एक बार मेरे मुंह पर थूक दो, थूक दो। वो अचानक ही दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढांप कर रोने लगे। मैंने इस पत्थर की आंखों में कभी आंसू नहीं देखे थे। वो फूट फूट कर रो रहे थे। वो अपनी बीवी की मौत पर नहीं, इस बेगैरती पर रो रहे थे जो वो अपने पीछे छोड़ गई थी। इस नाइंसाफी पर आंसू बहा रहे थे जो अब तक मेरे साथ करते रहे थे, और इस तबाही और बर्बादी का मातम कर रहे थे जो लाखों रुपए नकद और जेवरात की सूरत में इनकी तिजोरी से निकल गए थे। अब मेरे सामने इनका खाली और खोखला वजूद था, जिसके अंदर शानो शौकत मर गई थी, जिसके अंदर से गुरूर निकल चुका था, और वो बूढ़े दरख्त की तरह आसमान की तरफ सर उठाए रखने की बजाय
जड़ से उखड़कर जमीन की पस्ती में झुक गए थे। कुछ भी हो, वो मेरे बुजुर्ग थे। मैं इन्हें इस तरह शर्मसार होकर रोते हुए नहीं देख सकता था। मैं आगे बढ़ा, उनके सामने आकर एक सादतमंद बेटे की तरह घुटने टेक दिए। फिर मैंने इनके हाथों को थाम कर कहा, चाचा जान, आप मेरे साथ जैसा सलूक भी करते रहे हैं, मैं इसका गिला नहीं करूंगा, क्योंकि जो कुछ मैंने खोया था इसे किसी हद तक पा लिया है। दरअसल मैं इस वक्त चची जान की तरफ से सफाई पेश करने आया हूँ। वो मुझे सवालिया नजरों से देखने लगे। मैंने बड़े ही ठहरे हुए अंदाज में कहा, चची जान, मेरी दुश्मन जरूर थी, लेकिन आखिरी वक्त मेरी भलाई कर गई हैं। मैं नहीं चाहता कि एक बुजुर्ग हस्ती मरने के बाद बदनाम होती रहे, लिहाजा मैं मुकम्मल सबूत के साथ इनकी तरफ से सफाई पेश करता हूँ कि उन्होंने आपसे वसूल किए हुए लाखों रुपए, जेवरात के सेट और जमीनों के असली और जाली दस्तावेजात मुझे दिए हैं। वो हैरानी से और बेयकीनी से मुझे तकने लगे। वो यकीन नहीं कर सकते थे कि चची जान ने असली दस्तावेजात कभी मेरे हवाले किए होंगे। मैंने जेब से इन कागजात की फोटोस्टेट कापियां निकाल कर उन्हें दिखाया। वो बड़े गौर से इन कागजात को देखते रहे। मैंने कहा, चचा जान, इन्होंने लाखों रुपए अपने आशिकों में तकसीम नहीं किए, ये उन पर झूठा इल्जाम है। वो तमाम रुपए मेरे पास हैं और वो इस जहाने फानी से कूच करने से पहले तमाम जेवरात भी लाकर से निकाल कर मुझे दे गई हैं। ये कहकर मैं इतनी देर बाद इनके दिमाग को पढ़ने लगा। वो मुझे हैरानी से देखते हुए सोच रहे थे, क्या ये मुमकिन है? क्या वाकई बेगम ने खुद ही हमारी सारी दौलत इसके हवाले कर दी थी? हमारी दौलत तो नहीं कहना चाहिए, दौलत तो इसी लड़के की है। मैं 2 दिनों से कमरे में बैठा सोच रहा हूँ कि इस लड़के को मैंने बचपन से जो नुकसान पहुंचाया है, इसकी तलाफी कैसे करूं। लेकिन मुझसे पहले ही बेगम ने वो सब कुछ उसे वापस कर दिया जो हम अब तक इससे छीनते रहे थे। ये यकीन नहीं आता कि बेगम ने अपने किरदार की ऐसी बुलंदी का सबूत दिया है, लेकिन ये कागजात सबूत हैं और फरहाद खुद ही एतराफ कर रहा है कि लाखों रुपए और जेवरात उसे मिल गए हैं, और ये इस एतमाद से एतराफ कर रहा है कि मैं इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकूंगा, क्योंकि जमीनों के असली और नकली दस्तावेजात इसके कब्जे में हैं और ये अदालत में मेरी जालसाजी का सबूत पेश कर सकता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेरी यही सजा होनी चाहिए। ये सोचकर इन्होंने वो कागजात मुझे वापस करते हुए कहा, ये कागजात दुरुस्त हैं, अब तुम मुझ पर मुकदमा चलाओ और अपनी जमीन और जमीनों से हासिल की हुई दौलत वसूल कर लो। चचा जान, मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं करूंगा। आप मेरे बुजुर्ग हैं, आपकी बदनामी हमारे खानदान की बदनामी है। चची जान जो कुछ मुझे दे सकती थी वो उन्होंने दे दिया। अब आप मेरी तमाम जमीन मेरे नाम लिख दीजिए। इस तरह अदालती इंसाफ के बगैर हमारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। ये कोठी और दुकानों से होने वाली आमदनी अब भी आपकी होगी। मेरी मेहरबानी और रहम दिली ने इन्हें इतना मुतासर किया कि वो फिर रोने लगे। इन्होंने दोनों हाथों से मेरे चेहरे को थाम कर मेरी पेशानी को बोसा दिया, फिर फरते अकीदत से कहने लगे, बेटा, तुम्हारे अंदर तुम्हारे बाप का खून बोल रहा है। वो भी ऐसे ही रहम दिल और इंसान दोस्त थे और मुस्कुरा कर दुश्मनों को माफ कर दिया करते थे। मुझे इस बात की भी खुशी है कि तुम्हारी चची जान ने मरने से पहले ही हत्तुल इम्कान तुम्हारा नुकसान पूरा कर दिया था। अब मैं भी वही करूंगा जो तुम्हारी खुशी होगी। वो बहुत देर तक इस मौजू पर गुफ्तगू करते रहे कि वो किस तरह तमाम जमीन और जायदाद मेरे नाम मुंतकिल कर देंगे। अब इनकी बातों में कोई खोट ना था और ना ही इनकी सोच में कोई फरेब छुपा हुआ था। मुझे भी इत्मीनान हो गया कि चलो ठीक है, सीधी उंगली से घी निकल रहा है। इस दौरान गुजाला दोबारा कमरे में आई और मुझे वहां से चलने पर इसरार करती रही। दूसरी बार मैं इसके साथ बाहर आ गया। ड्राइंग रूम में कासिम घूर कर देख रहा था, क्योंकि गुजाला मुझसे ज्यादा दिलचस्पी ले रही थी, मुझसे नजरें मिला रही थी। कासिम ने जबरन मुस्कुरा कर कहा, भाई आप तो बहुत लकी हैं, जब से आप यहाँ आए हैं गजाला आप ही की तारीफें किए जा रही हैं। ये बात नहीं है कासिम, वो उठला कर बोली, तारीफें तो मैं तुम्हारी भी करती हूँ, बात सिर्फ इतनी सी है
कि फरहाद से एक अरसे के बाद मुलाकात हुई है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये इतने स्मार्ट हो गए होंगे। मैंने जितनी भी तारीफें की थी इनमें बेसाख्तगी थी, बनावट नहीं थी। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैं खामखा की लगावट और बनावट की आदी नहीं हूँ। कासिम ने मुस्कुरा कर कहा, तुम में ये बड़ी खूबी है कि तुम बेक वक्त कहीं दोस्तों की दोस्ती का दम भरती हो और इन दोस्तों को एक दूसरे का रकीब बनने पर मजबूर कर देती हो। मैंने कहा, कासिम साहब, मैं तो आपको अपना रकीब नहीं समझता। आप चाहें तो गजाला के साथ तन्हा कहीं तफरीह के लिए जा सकते हैं। फरहाद, गजाला ने मीठी नाराजगी से देखते हुए कहा, इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। नहीं गजाला, हमारा साथ हमेशा रहेगा, लेकिन कासिम साहब मेहमान हैं, हमें इनकी खुशी का ख्याल करना चाहिए। वो खुश होकर बोली, हाँ, इस लिहाज से तुम दुरुस्त कह रहे हो, लेकिन हम तीनों तफरीह के लिए निकलेंगे। पहले हम प्लाजा में अंग्रेजी फिल्म देखेंगे, इसके बाद शबाना में डिनर खाएंगे, फिर फ्लैश की बाजी होगी। मंजूर है? मंजूर है, कासिम ने हाथ उठाकर कहा। मैंने कहा, ये शबाना क्लब के मुतल्लिक मैंने सुना है कि वहाँ वसी पैमाने पर जुआ खेला जाता है। मेरा ये पहला मौका होगा, तुम मुझे बता दो कि मुझे कितनी रकम रखनी चाहिए। गजाला ने जवाब दिया, क्लब के मेंबर वहाँ कैश लेकर खेलने नहीं बैठते हैं। खेलने से पहले मैनेजर को अपना बैंक अकाउंट दिखाते हैं। इस अकाउंट की हद तक इन्हें खेलने की इजाजत होती है। हारने पर वो चेक लिख कर दे जाते हैं। दूसरे दिन जीतने वाले को वो रकम क्लब में अदा कर दी जाती है। मैं वहाँ की मेंबर हूँ। मैं मैनेजर को तुम्हारे बैंक बैलेंस की जमानत दूंगी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ये ठीक है, फिर तो मैं बड़ी से बड़ी रकम हारने को तैयार हूँ। तुम खेलने से पहले ही हारने का फैसला कर चुके हो, इसलिए कि मुकाबले पर तुम भी रहोगी। किसी हसीन लड़की को जीतने के लिए ताश की बाजी हारनी पड़ती है। वो खुश होकर कहके लगाने लगी। कासिम को मेरा जवाब पसंद नहीं आया। वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। अब हमें चलना चाहिए, इसने नागवारी से कहा। जरा ठहरिए, मैंने कहा, मैं अपनी चेक बुक लेकर आता हूँ। ये कहकर मैं ड्राइंग रूम से बाहर आ गया। वो अपनी कोठी की तरफ जाने लगा। चेक बुक मेरी जेब में थी। दरअसल मैं इनसे अलग होकर कासिम के जहन को पढ़ना चाहता था। इसके बिगड़े हुए तेवर मुझे ख्याल ख्वानी पर मजबूर कर रहे थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता कोठी की तरफ बढ़ते हुए कासिम की सोच पढ़ने लगा। वो ड्राइंग रूम में गजाला से बातें कर रहा था। बात कोई सी हो, पहले वो दिमाग में आती है, फिर जुबान तक पहुंचती है। कासिम की बातें इसकी जुबान तक पहुंचने से पहले ही मैं उसकी सोच को समझ रहा था। इसने गजाला से पूछा, तुम नाराज क्यों हो रही हो? आखिर मेरी गलती तो बताओ। गजाला के जवाब को कासिम के जहन ने रिसीव किया और इसे मेरे दिमाग तक मुंतशिर किया। इसका जवाब था, तुम गलती नहीं, हमाकत कर रहे थे। तुम्हारे तेवर बता रहे थे कि तुम फरहाद से खार खा रहे हो। अगर वो क्लब जाने से इनकार कर देता तो आज इससे तगड़ा मुर्गा पूरे क्लब में तुम्हें ना मिलता। पता नहीं कमबख्त किस तरह इतना दौलतमंद बन गया है। अगर आज तुमने इसका बैंक अकाउंट खाली ना किया तो फिर मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखूंगी। डार्लिंग, गुस्सा थूक दो। मेरी हमाकत के बावजूद वो खेलने पर मादा है। तुम देखती जाओ, आज मैं उसे कंगाल बना दूंगा। मैं मानती हूँ कि तुम माने हुए शार्पर हो, पत्तेबाजी में तुम्हारा जवाब नहीं है, लेकिन फरहाद को भी मैं बचपन से जानती हूँ। क्या तुमने इसकी आंखें नहीं देखी? वो बहुत गहरी नजर रखता है। अगर इसने तुम्हारी पत्तेबाजी को समझ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसके जवाब में कासिम ने मुझे ऐसी शर्मनाक गाली दी कि मैं तिलमिला कर रह गया। बाज़ औक़ात ख्याल ख्वानी अजाब बन जाती है। दुश्मन के दिमाग में छुपी हुई गंदी से गंदी गालियां सुनकर भी बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं मजबूर था, फौरन ही गाली के जवाब में इसकी जुबान नहीं खींच सकता था। वैसे मैंने कसम खा ली कि इस गाली का ऐसा बदला लूंगा कि वो सारी जिंदगी याद करेगा। और गजाला को तो मैं और अच्छी तरह समझ गया। वो अपनी माँ पर गई थी, इसका अंजाम भी इसकी माँ की तरह होना चाहिए था। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वो खूबसूरत नागन आसानी से मर जाए। इसकी सजा ये होनी चाहिए कि वो जिंदा रहे
और हर रोज मरने की तमन्ना करती रहे। बहरहाल इस वक्त मैंने इंतकाम लेने का ख्याल दिमाग से निकाल दिया और ये सोचने लगा कि एक शार्पर के हथकंडों से मुझे किस तरह बचना चाहिए। इस वक्त कोई मुनासिब तदबीर जहन में नहीं आई। जब मैं कार लेकर अपनी कोठी के अहाते से बाहर आया तो गजाला और कासिम भी अपनी कोठी से निकल आए थे। गजाला मेरे पास बैठ गई, कासिम पिछली सीट पर चला गया। मैंने सोचा कि रास्ते में यके बाद दीगरे दोनों के ख्यालात पढ़ूंगा, लेकिन गजाला मेरे कानों के करीब रिकॉर्डर की तरह बोलती रही। मुझे इतना मौका ही न मिला कि इन दोनों में से किसी की सोच को पढ़ सकता। सिनेमा हॉल में भी वो बार बार मुझे मुतवज्जो करती रही। जब हाल में तारीकी छा गई और फिल्म का टाइटल शुरू हो गया तो उसे मजबूरन खामोश होना पड़ा। वो मेरे और कासिम के दरमियान बैठी हुई थी। नीम तारीकी में इसने बड़ी मोहब्बत से मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए सोचा, इस कमबख्त की तरफ आप ही आप दिल खिंचा जाता है। ठीक है, दिल और चीज है, दौलत और चीज है। मैं इसे दिल देने से पहले इसकी दौलत हासिल करूंगी, इसे कंगाल बनाऊंगी, इसे अपना मोहताज बनाकर रखूंगी। मम्मी बहुत ही समझदार थी, जरूरतमंद नौजवानों के आगे इनकी जरूरत के मुताबिक पैसे फेंकती थी और इन्हें अपना आशिक बनाकर रखती थी। बस आखिरी वक्त वो सठिया गई थी, न जाने किसके लिए अपनी तिजोरी खाली कर दी थी। अगर कहीं 1,25,000 पर हाथ साफ न करती तो वो रकम भी वो किसी को दे देती। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैं इनकी औलाद हूँ और इनके रुपए मेरे काम आ रहे हैं। वो 1,25,000 के मुतल्लिक सोच रही थी। मेरे रुपए चुराने वाली मेरे पास बैठी हुई थी। मैंने फौरन ही इसकी अपनी सोच में कहा, अब मैं अपने बैंक बैलेंस का हिसाब करूंगी। इसने चौंक कर सोचा, हाँ ये कोई हिसाब करने की जगह है, अभी मुझे फिल्म देखनी चाहिए। हर इंसान के दिमाग में दो तरह की सोचें होती हैं, मुस्बत और मनफी। मैं गजाला बनकर इसकी मनफी सोच में कह रहा था, दौलत के सामने फिल्म की क्या अहमियत है, फिल्म तो फिर भी देखी जा सकती है। मुझे ये सोचना चाहिए कि आज के गेम में अगर फरहाद का पल्ला भारी रहा तो मुझे कितनी रकम तक खेलना चाहिए। कासिम के पास क्या है, वो कितनी रकम लगा सकता है, वो क्या खाक रकम लगाएगा। गजाला की सोच ने कहा, मैं भी कैसी बेतुकी बातें सोच रही हूँ, इसके खेल में भी मैं ही रकम लगाती हूँ। अब तक वो जीत में रहा है, जीतने के बाद मैं इसकी जरूरत के मुताबिक जेब खर्च के लिए 1,000-2,000 दे देती हूँ, कभी अपनी जवानी से बहला देती हूँ। बेचारी मम्मी मुझे बहुत अच्छा फार्मूला बता गई है, अपने काम के आदमियों को इसी तरह अहमक बना कर रखना चाहिए। वो सोचते सोचते फिल्म की तरफ मुतवज्जो होना चाहती थी। मैंने फिर इसकी मनफी सोच में फिल्म से इसकी तवज्जो हटा दी। कई बार मैंने इसके नंगे किरदार को इसकी सोच में देखा। ये भी पता चला कि कासिम का पिंडी में कोई कारोबार नहीं है, इसका जरिया माश यही ताश का खेल है। पहले बड़ी बड़ी रकमें जीत लिया करता था और तमाम रुपए याशी में उड़ा देता था। फिर पिंडी के दौलतमंद जवारी समझ गए कि वो जबरदस्त शार्पर है, इसलिए वहां के लोगों ने इससे खेलना छोड़ दिया। इसकी आमदनी का जरिया खत्म हो गया। इन ही दिनों गजाला से इसकी मुलाकात हो गई। गजाला ने जवानी के कुमारखाने में अदाओं की तुरुप चाल चली और कोई रकम लगाए बगैर इसे जीत लिया। अब वो इसका असीर था, इसकी अदाओं से बहल जाता था और वो जो जेब खर्च इसे देती थी इससे मुतमिन हो जाता था। फिल्म के इख्तिताम तक मैंने बहुत कुछ मालूम कर लिया। वहां से हम सीधे शबाना क्लब पहुंचे। किसी शानदार नाइट क्लब में जाने का वो मेरा पहला मौका था। गजाला ने मुझे बताया कि वहां सिर्फ करोड़पति आते हैं। लाखों रुपए जीत जाना या हार जाना इनके लिए ऐसा ही होता था जैसे 10-20 रुपए कहीं फेंक आए हों। इस क्लब के ग्राउंड फ्लोर पर बार और रेस्टोरेंट था। वहां हमने रात का खाना खाया। कासिम और गजाला ने खाने से पहले स्कॉच विस्की के कई पैक पिए। मुझसे भी पीने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। इनसे साफ कह दिया कि मैंने पहले कभी शराब नहीं चखी। अगर मुझे नशा हो गया तो मैं फ्लैश नहीं खेलूंगा। मेरा ये उज़र काम आ गया। वो नहीं चाहते थे कि मुझ जैसा तगड़ा मुर्गा हाथ से निकल जाए, इसलिए उन्होंने मेरे लिए काफी मंगवा दी। खाने के बाद हम मैनेजर के कमरे में आए। वहां गजाला ने क्लब के कानून के मुताबिक
मेरी और कासिम के बैंक बैलेंस की जमानत ली। फिर मेरे लिए, कासिम के लिए और अपने लिए 20-20 हजार रुपए के टोकन लिए। वो प्लास्टिक के छोटे छोटे गोल्ड टोकन थे। इनमें सफेद टोकन 10 रुपए के थे और जर्द टोकन 50 रुपए के, सब्ज टोकन 100 रुपए, नीले टोकन 500 रुपए और सुर्ख टोकन 1000 रुपए के थे। एक मुलाजिम ने टोकन की तीनों ट्रे उठाई और कमरे के पिछले दरवाजे से हमें तहखाने तक ले गया। वो जमीन की तह में एक एयर कंडीशनर कुमार खाना था। बड़े से हाल में दूर दूर तक मेजें बिछी हुई थी। कितनी ही मेजों पर खेलने वालों और हार कर तमाशा देखने वालों की भीड़ लगी हुई थी। हम तीनों हाल के विस्त में एक मेज के इतराफ बैठ के, मुलाजिम ने टोकन की एक एक ट्रे हमारे सामने रख दी और एक तरफ खामोशी से खड़ा हो गया। वो मुलाजिम हमारी मेज के लिए मखसूस था। गजाला ने अपने हैंड बैग से ताज का नया पैकेट निकाल कर मेज पर रखते हुए पूछा, कौन बांटेगा? कासिम ने सोचा, अभी 2-4 बाजियां फरहाद को जीतना चाहिए। इसके बाद ताज की गड्डी जब भी मेरे हाथों में आएगी मैं अपने हाथ का कमाल दिखाऊंगा। ये सोचकर इसने मेरी जानब उंगली उठाकर कहा, मिस्टर फरहाद आप बांटिए, पहले 2-4 ब्लाइंड होगी, इसके बाद हम अपने पत्ते उठाकर देख सकेंगे। मैंने पैकेट से ताज की गड्डी निकालकर उसमें से जोकर अलहदा किए और पत्ते फेंटने लगा। कासिम और गजाला ने 10-10 रुपए के टोकन मेज पर फेंके। मैं भी 10 रुपए बढ़ाकर पत्ते बांटने लगा। इस वक्त गजाला सोच रही थी, मैं तीसरी चाल में पत्ते उठाकर देखूंगी, अगर पत्ते बोगस हुए तो ड्रॉप कर दूंगी और अगर पत्ते बड़े आए तो मैं कासिम को मखसूस इशारा करूंगी, वो अपने पत्ते ड्रॉप कर देगा। इसकी सोच बता रही थी कि वो दोनों मखसूस इशारात के जरिए ये समझ लिया करेंगे कि किसके पास कौन से पत्ते हैं। जिसके पास कमजोर पत्ते होंगे वो खेत छोड़ दिया करेगा, जिसके पास भारी पत्ते होंगे वो मेरी हजामत बनाता रहेगा। पहले कासिम ने 50 रुपए की अंधी चाल चली, मैंने और गजाला। कहानी का बकिया हिस्सा अगली एपिसोड में आपको पेश किया जाएगा। कहानी को खत्म करते हुए आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि नावल्स दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।